तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक टेम्परेचर। पहले हम टेम्परेचर देखेंगे बच्चों, फिर हम देखेंगे प्रिसीशन और एक्यूरेसी, और आगे देखते हैं फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बेसिक्स पढ़े थे, आपको याद करो। आई होप आपको बेसिक्स समझ में आए होंगे। और इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको एक एक्सरसाइज शीट भी दी थी, मेरे हिसाब से आपने कर ली होगी। उसी के जो आंसर्स थे, मतलब जो सॉल्यूशन तो नहीं बट जो आंसर्स थे वो उसी में आपको नीचे दिख गए होंगे। ठीक है, तो अपने आंसर्स मैच कर लेना। और कोई प्रॉब्लम आए बच्चों तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8559875524। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा बच्चों, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या क्या यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों टेम्परेचर की देखो 3 मेजर यूनिट्स एग्जिस्ट करती है टेम्परेचर की। जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की बच्चों वो होती है केल्विन। जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, और एक यूनिट होती है आपकी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और एक यूनिट होती है आपकी डिग्री फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग देख लेना, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये बेसिकली 3 मेजर यूनिट्स है किसकी, टेम्परेचर की। हम किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर नापेंगे तो इन 3 यूनिट्स में नापेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसमें अब इंटर कन्वर्जन देखते हैं कि आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब फलाना डिमकाना आपको करना आना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है केल्विन से सेल्सियस से केल्विन बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, केल्विन से सेल्सियस या फिर सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है बच्चों, बोर्ड पे देखो, फटाफट फॉर्मूला याद कर लेना। केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एक इंपॉर्टेंट बात समझना बच्चों, सिर्फ इन दोनों में डिग्री वर्ड आएगा, इसमें डिग्री वर्ड नहीं आएगा। डिग्री सेल्सियस बोलना है, सेल्सियस नहीं बोलना है। डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है, फ़ारेनहाइट नहीं बोलना है। और ध्यान से सुनना, केल्विन बोलना है, डिग्री केल्विन नहीं बोलना है। ठीक है बच्चों, तो केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है। अगर आपको मान लो डिग्री सेल्सियस दे रखा है और आपको केल्विन निकालना है तो आपको सिर्फ इधर डिग्री सेल्सियस को पुट करना और यहाँ आपके पास ऑटोमेटिकली केल्विन आ जाएगा। या फिर आपको अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यहाँ केल्विन पुट करिएगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बच्चों हमने डिस्कस किया, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला वापस लिख देता हूं मैं, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब एग्जाम्पल करते हैं, मान लो आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला। ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला लगाओ, केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो आप पास केल्विन कितना आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस 27। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। कितना आसान है बच्चों, बताओ। अब अगला एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ध्यान से देखना। 0 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इन डिग्री सेल्सियस में। क्या बोला बच्चों मैंने, 0 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप लिखोगे टेम्परेचर ऑफ केल्विन कितना दे रखा है, के कितना दे रखा है, 0 इज इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या टेम्परेचर, बताओ फटाफट। क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको। एक बात ध्यान रखना बच्चों, वापस बताता हूं, इसे आगे रिपीट करूंगा। केल्विन जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। केल्विन वर्ड ये इसलिए डिराइव हुआ है
क्योंकि बच्चों केल्विन 0 केल्विन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आप पहुंच ही नहीं सकते इतना, बट थ्योरेटिकली आप -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा ही नहीं सकते। थ्योरेटिकली मतलब कॉपी किताब में भी, मतलब कोई भी पार्टिकल 0 केल्विन तक ही एग्जिस्ट करेगा, उससे नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो मिनिमम टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का, वो कितना है बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसको हम कहते हैं सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। तो जितना लोएस्ट टेम्परेचर थ्योरेटिकली कितना होता है, 0 केल्विन। प्रैक्टिकली तो आप 100-150 डिग्री -100-150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, बट थ्योरेटिकली आप माइनस कितना जा सकते हो, 273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो ही नहीं सकती किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आपसे कोई पूछे तो कितना होगा बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 0 केल्विन। यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे। चलो अब हम करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखते हैं, फटाफट देखो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। दो फॉर्मूले याद करने हैं बस आपको, पहला आप याद कर ही चुके हो, दूसरा फॉर्मूला याद करना है। क्या है बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, मतलब मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल सी बात है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से ऐड हो रहा है। क्वेश्चन ही करके देखते हैं फटाफट, इतना फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं फटाफट। आपको 35 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। आपको 35 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो करके बताओ फटाफट कैसे करोगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, 35 प्लस 32। अब पहले मल्टीप्लाई होगा बच्चों, बोर्ड मास पड़ा होगा, इन दोनों को ऐड मत कर देना। ये कितना हो गया, 7 7 9 जा 63, तो 63 मल्टीप्लाई 63 प्लस 32 तो कितना हो गया बच्चों, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को बच्चों? अब आपके पास अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा मैं न्यूमेरिकली वैल्यू आपके लिए सही ले लेता हूं, 50 ले लो। चलो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो करो फटाफट। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है बच्चों, 50, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये 32 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो बच्चों 50 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। इसको यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना। 50 माइनस 32 कितना हो गया, 18, 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को बताओ, ये इधर गया ये इधर गया, तो 5 तो मल्टीप्लाई हुआ और 9 क्या हुआ बच्चों, डिवाइड हुआ। तो देखो 9 2 जा 18, तो कितना हो गया बच्चों, टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत आसान था, बहुत आसान था ये। डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन, बहुत आसान था बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड पे देखना फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा शायद से, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो 9th क्लास। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एट व्हाट वैल्यू, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है बच्चों, एट व्हाट वैल्यू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा कौन सा वैल्यू है, मतलब सभी आपने पढ़ा ना कि 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, आपको ये पता लगाना है। क्या डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, मतलब जो आगे का जो नंबर लिखा है बच्चों वो बराबर होगा, ये पता लगाना है आपको।
तो बहुत आसान है बच्चों, फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। पहले तो फॉर्मूला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आपको बताना है कि जब ऐसा हो कि डिग्री फ़ारेनहाइट जितनी वैल्यू कंटेन करता हो उतनी वैल्यू कौन कंटेन करे, डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर ये x डिग्री सेल्सियस होगा तो किसके बराबर होना चाहिए, x डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू अगर x है तो ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम होनी चाहिए बच्चों। तो इसको ले लो, x इज इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। अब 32 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, -32 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस एक्स। एलसीएम ले लोगे बच्चों, कितना आएगा, 5 एलसीएम आएगा तो 9x माइनस 5x, तो -32 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 5। और अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, डिवाइड बाय 4। और यहीं से सॉल्व करोगे तो x कितना आ गया, -40। x कितना आ गया बच्चों, -40। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसका मतलब है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू बच्चों -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दोनों का आगे वाला वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या इतनी बात मेरी आपको क्लियर हो गई? तो चले बच्चों आगे, आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़े बच्चों। ये सब टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। फालतू इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। ऐसे आप 5 क्वेश्चन और भी कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे। बस एक बार फॉर्मूला याद करना चाहिए और एक बार एप्लीकेशन आनी चाहिए, बस। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो बच्चों, अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास बच्चों क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमें समझना पड़ेगा बच्चों। इसमें बच्चों बहुत डाउट्स आती है इन दो वर्ड्स को समझने में, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा जो कि बुक में नहीं दे रखा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट वो एग्जाम्पल आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्ड बहुत आसानी से कर देगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल को देखिए फटाफट, बहुत आसानी एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद ही हम डेफिनेशन पे जंप करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन एक लाइन के याद करना है, बहुत आसान है, बट पहले मीनिंग समझता हूं, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। इसके लिए मैं 4 टाइप के आपके पास क्या लूंगा, सेट ऑफ एग्जांपल्स लूंगा, 4 केसेस लूंगा। ठीक है, मान लो बच्चों ये आप एक गेम खेल लो, डार्ट गेम। डार्ट गेम जानते हो बच्चों, डार्ट गेम जानते हो? डार्ट गेम वो जो फेंकते हैं, वो एक सामने बोर्ड होता है, उसमें हम फेंकते हैं, उसमें अलग अलग नंबर पॉइंटर होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा बच्चों डार्ट गेम। तो हम डार्ट गेम खेल रहे हैं बच्चों, वो गोले पे जो तीर फेंकते हैं, आपने देखा होगा एक तरह से। ठीक है, या फिर डार्ट गेम समझ में नहीं आ रहा तो आप वो तो तीरंदाजी वाला गेम खेल रहे हो वो खेलना। आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए, मतलब आपका जो फाइनल शॉट आना चाहिए वो आना चाहिए ये बुलसाई पे, इसको बुलसाई कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब एक तरह से 10 पॉइंटर जो हो गया आपका ना, एकदम सेंटर पे आना चाहिए आपका। ठीक है, इस पे आपका तीर या फिर इस पे आपका डार्ट पड़ना चाहिए। बात क्लियर है? तब आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, तब आपका गेम बिल्कुल सही माना जाएगा। अब यहाँ 4 टाइप के कैंडिडेट हैं, वो कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं ध्यान से देखो। अब आपको कितने कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, आपको 5-5 तीर मिलेंगे। आपके पास कितने तीर होंगे बच्चों, 5 तीर होंगे, और आपको उन 5 तीरों की मदद से पता लगाना है, मतलब 5 तीरों की हेल्प से आपको क्या करना है, फाइनली अपने फाइनल जो आपका जो रिजल्ट है, जो पॉइंट है जहां पे पहुंचना है, उस पर चेक करना है कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे पहुंच पाएगा या कौन सा खिलाड़ी क्या है। अब मैं बताता हूँ चारों का केस। केस नंबर 1 बताता हूँ मैं क्या है। केस नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या बोला मैंने, ये 5 डॉट बता रहे हैं कि यहाँ पे भिड़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचों के पांचों क्या गए, एक ही जगह पे गए। दूसरा ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा केस देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और चौथा केस देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आपके जैसा है पांचवा खिलाड़ी, ये चौथा जो खिलाड़ी है आपके जैसा है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं बनाता हूं, यहां पे अगर आपको दिख पा रहा हो, मैं यहां पे ABCD ऊपर लिख देता हूं।
ये आपको चारों केसेस समझ में आ गए होंगे, चारों केसेस समझ में आ गए होंगे। 5 अटेम्प्ट मिले थे ए बी सी डी को, और पांचों ने अपने अपने जो कार्यक्रम किए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब बच्चों देखो, मैं यहाँ 2 वर्ड लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ एक्यूरेसी और एक वर्ड लिख रहा हूँ प्रिसीशन। देखो एक्यूरेसी वर्ड का मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आंसर है, आपके एक्सपेरिमेंट उसके कितने पास हैं। अगर वो उसके जस्ट पास ही है या फिर उसी के ऊपर है, मतलब वो क्या है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट वर्ड का मतलब आप जानते हो। एक्यूरेट मतलब क्या है कि जो आपका डिजायर्ड आंसर है, आपका फाइनल जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी आपको उसकी तरफ ही लेके जा रहे हैं। मतलब आपको लाना क्या था, 10 पॉइंटर लाना था, और आपके पांचों के पांचों कहां पहुंचे, या फिर आपके हिट कहां पे किया, आपका डार्ट 10 पॉइंटर में किया, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी बुरी होगी बच्चों बताओ? इसकी एक्यूरेसी गुड होगी। इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, गुड होगी। गुड क्यों, अच्छी क्यों होगी? क्योंकि आपका क्या था, जहां आपको चाहिए था वहीं पे टारगेट पे पहुंचा आपका तीर। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका टारगेट था और आपके तीर पहुंचे, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। अब प्रिसीशन मतलब क्या होता है? देखो प्रिसीशन वर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उसमें दूरी कितनी है। मतलब समझ में आया? मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, क्या वो उसी एक्सपेरिमेंट के पास है? अगर वो उसी के पास होगा तो प्रिसाइज होगा, मतलब उसी से थोड़ा सा पास है। या फिर वो इधर उधर होगा, मतलब वो प्रिसाइज नहीं है, लेस प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ है कि आप अगर मान लो एक तीर को एक पॉइंट पे मारने के लिए 5 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं, तो जो आपके पांचों अटेम्प्ट है वो क्या एक ही जगह पे पड़ रहे हैं? मतलब आपका जो प्रिसीशन है वो क्या सेम है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही हो या नहीं हो, बट क्या आप एक ही जगह पे मार रहे हो क्या, सिर्फ उसी को कहते हैं प्रिसीशन। ये बात समझ में? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप बॉलर हो और आपको पिच में एक ही जगह पे बॉल फेंकनी है, तो उसको कहेंगे प्रिसीशन। जो बॉलर उसी पॉइंट पे बार बार बॉल फेंक सकता है, मतलब वो बहुत ही प्रिसाइज बॉलर है, ठीक है। अब वो चाहे सही बॉल हैं गलत बॉल हैं, वो हम वहां पे क्वेश्चन का बात नहीं है। बात ये कि वो एक ही पॉइंट पे बार बार फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता। तो क्योंकि ये एक ही पॉइंट, मतलब कुछ ही डिस्टेंस पे सारे के सारे तीर एक ही पॉइंट के आसपास ही है, मतलब उनके बीच में गैप बहुत ही कम है, तो मतलब ये प्रिसीशन भी क्या है, अच्छा प्रिसीशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्यूरेसी मतलब आंसर के कितना पास है, और प्रिसीशन मतलब वो जो फाइनली जो डेटाज हैं वो कितने अपने पास पास है, मतलब कितना कम से कम डेविएशन शो कर रहे हैं। अब इनमें देखो, देखो आपका आंसर था ये बीच वाला, बट ये जो बिंदु पड़े वो यहां पड़े, तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं है। एक्यूरेसी क्यों नहीं है बिल्कुल? क्योंकि रास्ता पहुंचना था यहां और पहुंचे यहां, तो एक्यूरेसी तो है नहीं बिल्कुल, एक्यूरेसी तो बैड है। या पुअर लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है पुअर। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रिसीशन पुअर है या नहीं है? प्रिसीशन पुअर है या नहीं है? क्या वो एक ही जगह पे मार रहे हैं फिर अलग अलग जगह मार रहा है? वो आसपास एक ही जगह पे मार रहा है, तो हम प्रिसीशन बोलेंगे कि प्रिसीशन अच्छा है। एटलीस्ट जो अटेम्प्ट मारे उसने वो सारे सारे एक ही जगह पे मारे, तो प्रिसीशन अच्छा है, एक्यूरेसी खराब है। तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों, क्या है, क्या कोई भी तीर क्या आपके मतलब सेंटर पे लगा? क्या कोई भी तीर सेंटर पे लगा क्या बच्चों? लगा। तो बताओ इसमें एक्यूरेसी अच्छी है बुरी है? बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। अब ये नहीं देखो इसके मुकाबले इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम जरूर है। क्या बोला मैंने, वापस बताता हूं, इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी कम जरूर है, ठीक है, बट एक्यूरेट तो है कम से कम। एक एक्सपेरिमेंट या एक तो तीर ऐसा है जो कि आपका 10 पॉइंटर पे लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज एक्यूरेट डेटा, ठीक है। इसके कंपैरेटिव तो कम है, बट इसके कंपैरेटिव तो बहुत अच्छी है, कम से कम तीर लग तो रहा है सेंटर पॉइंट पे। यहां तक बात क्लियर है? प्रिसीशन मतलब क्या, एक ही जगह सारे के सारे तीर पड़ रहे हैं क्या? मेरे को बताओ, एक ही जगह नहीं पड़ रहे, देखो एक यहां पड़ा एक यहां पड़ा, बहुत दूरी दूरी पे पड़ रहे हैं। तो प्रिसीशन कैसा है बच्चों यहाँ पे? पुअर। प्रिसीशन बहुत ही खराब है इसका, ठीक है। कभी कहां मार रहा है कभी कहां मार रहा है, ठीक है, वो तुक्के में लग गया एक आंसर से। आप लगा तो एक में ए मार दो, एक में बी मार दो, एक में सी मार दो, एमसीक्यू में। अब डी क्या है बच्चों? डी क्या है? डी में देखो मेरे को लगता है एक्यूरेसी भी बिल्कुल नहीं है, सेंटर पॉइंट का है और तीर एक भी नहीं लगा, तो एक्यूरेसी तो पुअर है। क्या प्रिसीशन बच्चों क्या अच्छा है या पुअर है? बताओ, प्रिसीशन अच्छा है या पुअर है? प्रिसीशन पुअर है, क्योंकि प्रिसीशन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो प्रिसीशन बहुत ही पुअर है। तो ये आपका पर्टिकुलर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, जो आपका फाइनल डेटा है या फाइनल आंसर है जो, वो आपके एक्सपेरिमेंट से कितना मैच कर रहा है। वेयर एज प्रिसीशन क्या है कि वो रिपीटिव कितने नेचर का है, कितना कम से कम डेविएशन कर रहा है, वो मतलब मोर प्रिसाइज है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको सिंपल सा। मान लो आपका एमसीक्यू टेस्ट है,
मान लो आपका एमसीक्यू टेस्ट है और आपको उसके जवाब देने हैं। अब मान लो सबका आंसर ए है। देखो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 टाइप के टेस्ट हो सकते हैं मान लेते हैं हम। या तो क्या हो सबका आंसर ए हो, 10 क्वेश्चन का आंसर ए हो, ठीक है। एक तो ये केस हो सकता है, ये 10 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक बात क्लियर है। या फिर क्या हो सकता है, अभी इसका मतलब क्या है, देखो एक्यूरेट भी है, आंसर भी ए था और आपका प्रिसीशन सब में रिपीटिव भी ए ही हुआ है। अब मान लो आंसर सबका था कुछ भी ए सबका आंसर मान लो ए था और आपने सब में क्लिक किया क्या बी। क्या बात क्लियर है। सबका पहला वाले केस में तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। मान लो सबका आंसर क्या था बी था और आपने सबका आंसर ए था और आपने बी किया, तो आपका आंसर प्रिसाइज तो है, बार बार आप रिपीटिव तो है, बट एक्यूरेट नहीं है। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मान लो आपका सबका आंसर क्या था ए था और आपने क्या ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो आपका आंसर प्रिसाइज तो बिल्कुल नहीं है, बट कुछ का आंसर ए सही आ रहा है आपका, तो एक्यूरेट तो है, कम से कम थोड़ा बहुत तो एक्यूरेट है। और मान लो सबका आंसर क्या है ए है और आपका आंसर आ रहा है मतलब ना ही आपका आंसर यहाँ पे प्रिसाइज और ना ही आपका आंसर एक्यूरेट है। ये 4 केस समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो देखो कितने मैंने आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। ये क्या हो रहा है, बुक में भी आंसर्स दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखी है, बट मैं आपको कोशिश करना चाहता हूं कि एक अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि क्या हो रहा है। तो हम एक बार डेफिनेशन अगर लिखें दोनों की, तो दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क है। तो देखो एक्यूरेसी तो क्या होता है, पहले काम कहां था, पहले बच्चों ये तो मैंने आपको बताया नहीं, वैसे मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया। देखो आप फिजिक्स के जब एक्सपेरिमेंट करोगे, इवन केमिस्ट्री के जब एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू जो कि आपको पता होता है, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंट से निकाल दो। बात क्लियर है। अब होता क्या है बच्चों की, जो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है फर्क बहुत बार बार, आप एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैनुअल काम होता है, मैनुअल काम मतलब हाथ से करते हो आप लोग या आप आंखों से देख रहे हो। तो इसमें क्या होता है आपके देखने के नजरिए के, मतलब आप अगर मान लो इधर से, अगर मान लो आपको क्या है, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब है, इसमें मान लो लिक्विड है। अब यहां से देखोगे तो डेटा अलग आएगा, यहां से देखोगे तो डेटा अलग आएगा, यहां से देखोगे तो डेटा अलग आएगा। लाइट पड़ रही है उसकी वजह से डेटा लगाएगा, आपने ढंग से पकड़ नहीं रखी तो डेटा लगाएगा, आपने जब गर्म टाइम पे नहीं किया तो डेटा लगाएगा, ठंडा टाइम पे नहीं किया तो डेटा लगाएगा। तो अब पता कैसे चलेगी करेक्ट डेटा क्या है, ठीक है। अब वो तो डेटा तो कभी गलत हो सकता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उस पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार में आंसर कभी निकालते हम 5-6 बार आंसर निकालते हैं। हम वो जो डेटा निकाल रहे हैं, मान लो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है कि कितना ml इसमें भरा हुआ है, तो हम एक बार में आंसर को नहीं लिखेंगे, हम कम से कम 3-4-5 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार, और तब जो आंसर आएगा बच्चों 4-5 बार करने के बाद, ठीक है। और फिर हम उसका क्या करेंगे, या तो हम देखें, और फिर उस आंसर को एनालाइज करेंगे, क्या वो आंसर प्रिसाइज है, क्या वो आंसर एक्यूरेट है, क्या वो आंसर प्रिसाइज नहीं है, क्या वो आंसर एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे फटाफट, पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक्यूरेसी की क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ different experiments, if the average value of different experiments is same as actual value, ये तो होगी बच्चों क्या आपकी, ये तो होगी आपकी एक्यूरेसी की डेफिनेशन, ठीक है, या करेक्ट वैल्यू लिख देना। और प्रिसीशन की डेफिनेशन क्या होगी, if the measurement value of different experiments come nearly same, बस इतना लिख दो,
इफ द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कम नियरली सेम, मतलब वो जो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप जो कर रहे हो उनके वैल्यूज सेम आए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ये दो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। एक्यूरेसी मतलब आपका जो एवरेज आंसर आएगा वो एक तरह से एक्चुअल वैल्यू के पास आना चाहिए, उसके सेम आना चाहिए। इसको एक्चुअल वैल्यू को हम करेक्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं बच्चों, दोनों का दोनों मतलब सेम ही है। और यहाँ पे करेक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि जो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनका आंसर सेम आना चाहिए। सेम मतलब समझ में आया कि अगर पहले एक्सपेरिमेंट में आंसर 1.2 आया तो दूसरे में 1.2 आए, तीसरे में 1.2 आए, चौथे में 1.2 आए, जैसे आप लोग करते हो स्कूल में। लैब में आप क्या करोगे, अगर अभी आगे जाके आप देखना, अभी तो आप 11th में हो, अभी आप जब लैब में जाओगे, ठीक है, तो अगर एक की रीडिंग 1.2 आएगी तो पूरी क्लास की रीडिंग 1.2 आएगी, क्योंकि सब उसी में से कॉपी करते हैं। तो उसका मतलब है प्रिसीजन। अब मान लो आंसर हुआ 2.3, तो आप प्रिसीजन तो है आपके आंसर में, बट एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। नहीं, यही बात समझ में? एक बच्चे ने लैब मैनुअल बनाया, उसमें आंसर आया 1.2 ml, और सब ने टेप दी, सब ने 1.2 ml ही लिखा, तो मतलब आंसर प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर मैडम ने बोला, असली आंसर है 2.7, तो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। अब मान लो आपने मैडम के रजिस्टर से टिप लिया आंसर, मैम ने जो रजिस्टर में लिख रखा था वही टिप लिया और आंसर 2.7 था, तो एक ने 2.7 लिखा और सब ने 2.7 लिख दिया, तो अब आंसर क्या है? प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई प्रिसिजन और एक्यूरेसी में? चलो, तो बच्चों आज के लिए हम फिर इतना ही करते हैं। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें, खुश रहें। चलो बच्चों, बाय बाय।